students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our next topic, steps for process of organizing. क्या steps है organizing, मतलब एक organizing के फंक्शन के अंदर क्या क्या steps आते हैं उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस. ऐसा बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का जो पूरा काम है, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का जो पूरा काम है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ऐसा बोल रहे हैं अगर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं किया है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज होने लगेगी. एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्टेप्स होते हैं उसको एस्टैब्लिश करने के. सबसे पहले होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड लिस्ट ऑफ फंक्शन, थर्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन, फिर डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप और लास्ट है टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. अपन इसमें एमएफए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव था हमको एमएफए को पर्वत पाटिया पे सबसे बड़ी क्लास बनानी है. अब सबसे बड़ी क्लास बनाने के लिए ये सबसे पहले ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, मुझे इसको सबसे बड़ी क्लास बनाने के लिए मुझे लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे कि भाई मुझे इसको सबसे बड़ी क्लास बनानी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. मुझे ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मुझे ये फैसिलिटी, मुझे ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे. तो मैंने लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रिपेयर किया. उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ये डिसाइड करूँगी मेरे कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, मतलब मैं कितने स्टैंडर्ड्स को पढ़ाऊँगी. मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं 8th से लेके 12th तक पढ़ाऊँगी. अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक बार मैंने डिपार्टमेंटेशन बना दिया, फंक्शन को डिपार्टमेंट कर दिया कि भाई ये दो फंक्शन ये वाला डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा, ये दो फंक्शन ये वाला डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा. इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, मुझे पोजीशंस देनी पड़ेगी. तो मैंने बोला भाई 8th स्टैंडर्ड प्रीति ले लेगी, 9th स्टैंडर्ड अंशिका ले लेगी, 10th 11th 12th में और यशोदा दीदी ले लेंगे. तो ये हमने क्या किया, एक बार डिपार्टमेंटल पोजीशन असाइन कर ली. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को अथॉरिटी देंगे कि प्रीति के पास 8th स्टैंडर्ड के लिए कितनी अथॉरिटी है, अंशिका के पास 9th स्टैंडर्ड के लिए कितनी अथॉरिटी है. ये सब होने के बाद क्या करेंगे, इनके आपस में इंटर रिलेशनशिप, मतलब प्रीति किसको रिपोर्ट करेगी, अंशिका किसको रिपोर्ट करेगी, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और लास्ट में एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएंगे ताकि लोग क्लियर हो कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा और कौन बंदा किसको अकाउंटेबल है. तो इस तरह से ये पूरा काम जाएगा. समझ आया, बहुत ज़्यादा इजी था. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए, लिस्ट बनाई, फंक्शंस को पर में डिपार्टमेंट के वाइज उसको अलग अलग कर दिया. उसके बाद डिपार्टमेंट की पोजीशन एस्टैब्लिश की, लोगों को पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लोगों के बीच में इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया. सबसे पहले आते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमने क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट इज़ नेसेसरी टू हैव द क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ऐसे बोल रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जा रही है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत क्लियर होने चाहिए. द मेन एंड सब्सिडरी गोल शुड बी प्रॉपरली इंटरप्रिटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव दोनों ही अच्छे से डिटरमाइन होने चाहिए, तो ही अपन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फॉर्म होगी. हैंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर गोल्स एंड विद प्रॉपर क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉपरली जो आपके गोल्स है वो अच्छे से डिफाइंड हो, वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड आते हैं लिस्ट ऑफ फंक्शंस. आफ्टर आपने एक बार पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिटरमाइन कर दिए, उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करो. अगर आपकी लिस्ट प्रिपेयर करने में कोई भी गलती होती है तो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके दिक्कत हो सकती है. इसीलिए यहाँ पे अपन को क्या करना है, प्रॉपरली लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनानी है और उसके हिसाब से फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे जाके ताकि हर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सके. आगे आते हैं डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन. एक बार लिस्ट बन गई वर्क, फिर अपन क्या करेंगे भाई, अपन ने ये 50 चीज़ों की लिस्ट बनाई. अब ये 50 चीज़ों में जो जो सेम टाइप की चीज़ें हैं उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे. जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में आ जाएगा, जो अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक डिपार्टमेंट में आ जाएगी, जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड चीज़ें वो एक डिपार्टमेंट में आ जाएगी. एक बार आप लोगों ने लिस्ट बना दी, उसको वर्क को अपन डिवाइड कर देंगे. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज एरिया का कुछ और फंक्शंस होंगे, सेल्स के कुछ फंक्शंस होंगे, अकाउंट के फंक्शन होंगे. इस तरह से अपन लोग क्या कर देंगे, सारे फंक्शन को डिवाइड करके उनको डिपार्टमेंट में अलॉट कर देंगे कि ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारा काम है. एक बार आप लोगों ने फंक्शंस अलॉट कर दिए, उसके बाद अपन लोगों को देखना पड़ेगा ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर पर्सन कौन है. तो
एक अच्छी एबिलिटी और ऐसा पर्सन जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा अपन को बंदा चाहिएगा और अपन को उसको हायर करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। आगे द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोगों ने एक बार डिपार्टमेंट बना दिए, लोगों को अपॉइंट कर दिया। अब अपन लोगों को जो डिविजनल हेड्स है, उसके सब डिविजनल हेड्स है और जो और सारे जो बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास कितनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो डिटरमाइन करेंगे। इन एडिशन टू दैट क्लैरिफिकेशन शुड बी डन ऑफ ईच पर्सनस पोस्ट। मोर ओवर उनको एकदम क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई तू L1 मैनेजर है, तू L2 मैनेजर है, तू L3 मैनेजर है, सो दैट ईच पर्सन विल हैव द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन। अगर वो लोग क्लियर नहीं है कि वो कौन सी पोजीशन पे है तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आएगी। इसीलिए किसी भी पर्सन को एक पोजीशन अलॉट करने के बाद उसको क्लियरली समझा देना चाहिए कि ये तेरी पोजीशन है, इसके सामने तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम ख़त्म नहीं होता। आपको उसके सामने उसको इक्वल लेवल ऑफ पावर भी देनी पड़ती है, इक्वल लेवल ऑफ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, तो ही वो अच्छे से क्या कर पाता है, काम कर पाता है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों को उन लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है और उसके सामने उसको प्रॉपर पावर देनी है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। आगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये मैंने तुमको समझाया था। एक बार आप लोगों ने पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को अलोकेट कर दी, उसके बाद आपको रिलेशनशिप बिठाना है कि ये बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितनी पावर है। आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन रखना है या सेंट्रलाइजेशन रखना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको सारी पावर एक बंदे के हाथ में रखनी है या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये सारे चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। मोस्टली सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती है। अगर डिसेंट्रलाइज है तो आप लोगों को इंटर रिलेशनशिप अच्छे से बिठाना पड़ता है। अगर सेंट्रलाइज है तो इतना ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप का काम नहीं है, पर जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज ही होती है। टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, लास्ट में सारा काम होने के बाद आपको एक चार्ट बना देना चाहिए कि भाई ये सब फर्स्ट पोजीशन पे है, इनके नीचे ये लोग हैं, इनके नीचे ये लोग हैं। इस तरह से अपन लोगों को पूरा चार्ट बना के उनको क्लियर कर देना चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन पे, कौन सबसे टॉप पे है और उस हिसाब से इन लोगों को रिपोर्ट करना है एक दूसरे को। आया समझ? एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड लिस्ट ऑफ फंक्शन, थर्ड डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन, फोर्थ टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, फिफ्थ डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसकी अपन बात कर रहे हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द नेचर, साइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट, एंड classification decides the type of organization and its classification decides the types of। क्या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। नेचर, साइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यूनिट, और उसका क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है कि वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली 5 टाइप की अपन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। एक होती है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत टाइम से ये आर्मी में जो होता है ना कि भाई सबसे ऊपर ये आता है, इसके बाद ये वाले ऑफिसर आते हैं, इसके बाद ये ऑफिसर्स आते हैं। तो आर्मी में किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रही है? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रही है। और इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज डन ऑन द टॉप। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन है, मतलब पावर्स है ना टॉप के हाथ में है, नीचे वालों के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पावर्स इसके पास होगी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऐसे सीधे लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब नीचे आओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है और पावर भी कम है। ऐसे करते करते जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे आपकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा होता है, टॉप से बॉटम में होता है। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इन दिस ईच ऑर्गेनाइजेशन इज आंसरेबल टू हिज और सुपीरियर। इसमें हर बंदा, जैसे 1 2 3 4 5, हर एम्प्लॉय उसके सुपीरियर एम्प्लॉय को आंसरेबल है। ये इसको आंसरेबल है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। इस तरह से ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। In this type, higher degree of power can be seen on the top and lower amount of power is seen on the bottom। ये जो मैंने तुमको समझाया, हायर पे हो तो ज़्यादा पावर है, बॉटम पे हो तो लोअर पावर है।
ठीक है, आगे आते हैं फॉर्मेशन पे। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर बिजनेस यूनिट इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। पूरी की पूरे बिजनेस यूनिट को अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लासीफाई कर दिया गया है। एज पर ईच सेक्शन और एरिया सेपरेट डिपार्टमेंटल हेड इज अपॉइंटेड। और हर डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक हेड होता है। फिर दिस डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू सुपीरियर हेड। ये डिपार्टमेंटल हेड उसके सुपीरियर को आंसरेबल होता है। द एरिया हेड इज गिवन ऑल द नेसेसरी पावर एज पर हिज एंड हर डिपार्टमेंट। वो पर्टिकुलर हेड जो है उसको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सारी पावर दी जाती है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू वर्क बट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिवीजन काम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। हैंस इट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या, यहाँ पे जो पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो यहाँ पे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे हो रही है। इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट है। इसके अंदर परचेज ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, इसके नीचे क्लर्क, इसके नीचे सुपीरियर, फोरमैन, वर्कर, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इसमें सेल्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इस तरह से ये पूरी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बोलते हैं ना, जो ऊपर है उसके पास ज़्यादा पावर है, जो नीचे 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 जाते रहोगे तो पावर्स कम होती जाएगी। देखो, इन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ये सारे पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जनरल मैनेजर्स के पास भी कुछ ना कुछ पावर है। जनरल मैनेजर मेन हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो जनरल मैनेजर ही संभालता है। हुज वर्क इज टू एंश्योर लोअर एम्प्लॉय फॉलो द टास्क एंड डिसीजन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का काम है, ऑफिसर्स का काम है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स है ना, वो क्या करें, वो जो उन लोगों को काम दिया गया वो अच्छे से करे। द अबोव गिवन चार्ट इज डिवाइडेड into production department, administration department and sale department, 3 parts. As per the important work in each department, purchase, production, sales are appointed. ऐसा बोल रहे हैं कि 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है। हर ऑफिसर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट की जाती है और उनके अंडर में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनका उनका ध्यान रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये ऑफिसर्स को जो काम दिया जा रहा है वो काम वो अच्छे से करे। ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फेवरेबल है जब स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और एरिया ऑफ वर्क लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन का कोई इश्यू नहीं आता और अपन फटाफट अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को। पर जब बहुत ज़्यादा लोग हो ना, तब ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इतना काम नहीं करती, तब अपन लोगों को दूसरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना खत्म हुआ फॉर्मेशन किसका, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन अब कल अपन करेंगे फंक्शनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है।